नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ में हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। भारत और नेपाल समेत कई देशों में आया भीषण भूकंप, 60 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों घायल। नेपाल चीन सीमा पर कुदारी में था केंद्र। संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया भूमि अधिग्रहण बिल। राहुल गांधी का आरोप, व्यापारियों की मदद के लिए छीनी जा रही है जमीन। जीएसटी बिल सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द, बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव होंगे 21 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष। मॉनसून सत्र के पहले हफ्ते में आएगी रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दावा, पूर्ति ग्रुप को कर्ज में हुई गड़बड़ी तो छोड़ेंगे पद, इस्तीफे की मांग पर विपक्ष कायम। और अर्थव्यवस्था में तेजी, 2014-15 में औद्योगिक उत्पादन दर 2.8% बढ़ी। अप्रैल में महंगाई दर गिरकर 7.87%। सेंसेक्स में 630 अंकों की भारी गिरावट। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। भारत और नेपाल समेत कई देशों में आज फिर आए भीषण भूकंप से धरती थर्रा उठी। इससे नेपाल और भारत के कुछ राज्यों में भारी जानमाल का नुकसान भी हुआ है। नेपाल में इस भूकंप में अब तक जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा बताया जा रहा है, लेकिन जो भारत के लिहाज से कहें तो 70 लोगों को यहां पर जान गंवानी पड़ी है। केंद्र सरकार ने सभी आपदा राहत दलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.3 मापी गई और इस भूकंप का केंद्र काठमांडू से 80 किलोमीटर दूर कुदारा में था। इस जोरदार झटके के बाद भी कुछ और झटके महसूस किए गए। भूकंप का पहला झटका आते ही लोग जान बचाने के लिए बदहवास से भागे। डरे हुए लोग अपने घरों, दुकानों और दफ्तरों से बाहर निकलकर सड़कों पर जमा हो गए। लोग पहले झटके से संभले ही थे कि भूकंप के दूसरे झटके ने एक बार फिर डरे हुए लोगों को और डरा दिया। इसके बाद एक 7 झटकों से चीन नेपाल सीमा और पूरा उत्तर भारत भूकंप के झटकों से हिल गया। काफी देर तक आया है। फोटोज हमारी चेयर्स वगैरह, पानी की बोतल रखी हुई थी, वो सब हिल रहा था। तो हम अपना वर्क कर रहे थे तो एकदम बहुत तेज आया, तो हमें फील हुआ तो हम इसलिए नीचे आ गए। गाड़ी पे हम बैठे हुए थे, गाना सुन रहे थे बैठ के, तो गाड़ी में मैं ऐसे डोला, हम पीछे देख रहे हैं मैं गाड़ी कौन डोला रहा है, सब आदमी को देख के भाग रहा था, तो हम भी उतर के भागे। भूकंप का केंद्र काठमांडू से 80 किलोमीटर दूर चीन सीमा पर कोडारी कस्बा था। नेपाल में एक बार फिर 25 अप्रैल वाली तस्वीर दोहराई गई। काठमांडू के नया बाजार इलाके में एक इमारत गिरने से कई लोग दब गए। This is the location almost about 60 kilometer east of Kathmandu. This earthquake is about 10 kilometer. And after this, at the same location, 2 aftershocks have been felt. बिहार में भूकंप से 16 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हुई। कई शहरों में मकानों में दरारें आ गई। दिल्ली एनसीआर में मेट्रो के परिचालन को करीब 1 घंटे के लिए रोक दिया गया। गृह मंत्रालय ने गाजियाबाद, गुवाहाटी, कोलकाता और भटिंडा में एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रहने को कहा है। The team is ready. The NDRF and the whole team is put on standby. जानकारों का मानना है कि ये झटके आफ्टर शॉक्स नहीं है, क्योंकि आफ्टर शॉक्स की तीव्रता इतनी नहीं होती। आशंका जताई जा रही है कि इसके बाद आफ्टर शॉक्स के कई झटके आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मामले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक HP शुक्ला साहब। शुक्ला जी, स्वागत है आपका। शुक्ला जी, सबसे पहले तो जिस तरीके का ये ताजा भूकंप मैं कहूँ, ये झटके कहें, मौसम विभाग या आप लोगों की नजर में क्या इशारा है, किस तरीके से, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही भूकंप, उसके बाद एक बार फिर से रिपीटिशन में कहूँ हो रहा है। ऐसा है कि इसको हम लोग जो मेन भूकंप था 7.9 उसी का ही आफ्टर शॉक हम लोग मान रहे हैं, क्योंकि रप्चर जो है वो लगभग 200 किलोमीटर तक एरिया में था। और ये भूकंप जो पहले 6.9 का आया था 26 अप्रैल में, उसी के एकदम पास में ये भूकंप हुआ है। तो चूंकि वो आफ्टर शॉक ही था, इसको भी हम आफ्टर शॉक ही मान रहे हैं। और चूंकि ये रप्चर जोन एरिया में है, इसलिए पक्का आफ्टर शॉक ही
है। दूसरी बात यह है कि चूंकि ये नेपाल में भूकंप आ चुका है बड़ा, उसके कारण मकान वगैरह दरारें पड़ी हैं, तो निश्चित है उसके कारण नेपाल या यूपी में भी, बिहार में भी जो हुए हैं उनके मकानों में नुकसान होने की संभावना बढ़ गई है। तो आप लोगों की नजर में आप कह रहे हैं कि आफ्टर शॉक, लेकिन इससे पहले जो खबरें आती थी या फिर कुछ लोग विश्लेषण करते थे इस तरह के भूकंप के झटकों का कि आफ्टर शॉक जो होते हैं वो उतने ज्यादा गंभीर नहीं होती या फिर उनकी इंटेंसिटी रिक्टर स्केल पर उतनी ज्यादा नहीं होती जो कि पहले भूकंप आता था। लेकिन 7 के ऊपर अगर ये भूकंप है तो क्या वाकई आफ्टर शॉक के तौर पर इसे लिया जा रहा है? नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि कोई भी भूकंप हो वो भूकंप ही होता है, चाहे आफ्टर शॉक हो चाहे मेन शॉक हो। लेकिन ये चूंकि अभी ऐसा माना जाता है कि जो बड़ा भूकंप आता है जब तक उससे बड़ा और भूकंप ना हो उसी एरिया में तब तक इसको आफ्टर शॉक ही कहा जाता है। यदि उससे बड़ा हो जाएगा तब तो हम उसको मेन शॉक मानेंगे और ये सब आपके दूसरे शॉक फोर शॉक्स में आ जाएंगे। तो इसलिए उस हिसाब से, और रप्चर जोन एरिया में है, ये कोई नई एरिया में होता तब भी हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते थे। क्योंकि उसी एरिया में है इसलिए हम इसको आफ्टर शॉक की कैटेगरी में रहते हैं। लेकिन चूंकि भूकंप तो भूकंप होता है, उससे जान माल नुकसान जो होना है उसके परिमाण के अनुसार होगा ही। तो क्या शुक्ला जी, जो जिस बेल्ट पर ये भूकंप है यानी कि जिस एरिया में है, क्योंकि वहीं पर दोबारा से भूकंप का केंद्र है, ये किस तरह के संकेत है? क्या ये इस तरह की आशंका भी कुछ लोग कर रहे हैं कि उस सिस्मिक प्लेट में तेजी के साथ बदलाव हो रहे हैं और इसके चलते इतनी जल्दी जल्दी भूकंप के झटके आ रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई दूसरी वैज्ञानिक कारण वजह हो सकती हैं? नहीं, और कोई दूसरी नहीं है। जो प्लेट मूवमेंट हो रहा है उसी कारण ये वहाँ भूकंप हो रहे हैं, कोलिजन के कारण, और दूसरा कोई कारण नहीं है। चूंकि वो बहुत ही एक्टिव एरिया है और चूंकि पहला भूकंप हुआ है वो एक तरह से ट्रिगरिंग मैकेनिज्म का काम कर रहा है जो ये जिसके कारण ये दूसरा भूकंप हुआ है। तो क्या इस तरह के भी और झटकों की आशंका आपकी नजर में? हाँ, आफ्टर शॉक तो चल रहे हैं, आफ्टर शॉक आएंगे और ये भी कहा जा सकता है कि कुछ और भी इस तरह के बड़े शॉक अभी तुरंत नहीं लेकिन कुछ दिनों बाद हो सकते हैं। इससे थोड़ा छोटा ही रहेगा लगभग, लेकिन होने का चांस है। लेकिन जैसा आप जानते हैं प्रिडिक्शन नहीं हो सकता, तो इसलिए हम लोग कोई भी प्रिसाइज टाइम लोकेशन वगैरह नहीं बता पाएंगे, लेकिन आफ्टर शॉक होने की संभावना बनी हुई है। जी शुक्ला जी, कई वैज्ञानिक जो कि जिनका ऑब्जर्वेशन है कि जो पिछले भूकंप होते हैं उनको रीड किया जाता है, उसके बाद कितने दिनों तक आफ्टर शॉक आते हैं, वो सब एक तरीके से आप लोग उसको ट्रैक करते हैं। क्या इससे पहले इस तरह का कोई एग्जाम्पल दिखता है जब लंबे अरसे तक इस तरह के आफ्टर शॉक रहे हों जहां पर रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7 या उसके आसपास रही हो? नहीं, एक तो आपका देखिए वहां हुआ था जो अंडमान निकोबार में, मतलब सुमात्रा में, उसके आफ्टर शॉक भी बहुत दिन तक चले थे। वो तो सालों तक चलते हैं और 7 और 8 के बीच के भी कई भूकंप हुए थे उस एरिया में। चूंकि उसका मैग्नीट्यूड 9.3 था इसलिए 8 के आसपास भी भूकंप आफ्टर शॉक हुए थे। तो इस पूरे बेल्ट को जिस तरीके से देखा जा रहा है, मैं समझना चाहूंगा आपके जरिए कि असल में क्या बड़ी वजह है कि ये जो सेंटर है या फिर ये जो पूरा इलाका है ये सबसे ज्यादा संवेदनशील इस लिहाज से है अगर अब भूकंप के झटकों को देखा जाए। इससे पहले नेपाल में जो पहले भूकंप आया था उसमें एक बड़ी त्रासदी हुई थी, बहुत ज्यादा वहां पर लोगों की जाने गई थी, और इस बार भी आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है और उसके बावजूद ये सिलसिला थम नहीं रहा। क्या ये कहा जा सकता है कि एक बार सिस्मिक जोन में अगर कोई सेंटर है तो इसका मतलब ये है कि वो खतरा लगातार बना रहेगा 10, 20, 50 या फिर अगले कई सौ साल तक? नहीं, अभी जैसे बड़े भूकंप होने के बाद फिर तुरंत या जल्दी में बड़े भूकंप आने की संभावना बहुत कम होती है। गैप पीरियड होता है, गैप पीरियड के मतलब कुछ सालों बाद ही आने का फिर चांस होता है। लेकिन जैसा इसीलिए कहा जा रहा है कि ये मेन शॉक जो कि 7.9 का हुआ, तो ये आफ्टर शॉक इसीलिए हम लोग ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि ये जो है आपका उससे कम रहा। लेकिन चूंकि आप जानते हैं पूरी एरिया, हिमालय एरिया, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा एकदम एक्टिव एरिया है। सबसे ज्यादा भारतवर्ष में एक्टिव एरिया ये है और अंडमान वगैरह एरिया जो लेते हैं।
तो इसलिए यहाँ तो भूकंप, बड़े बड़े भूकंप आप देखा होगा, पाकिस्तान में भी आए थे, 2 बड़े आए, फिर यहाँ आया, आसाम में भी पहले हो चुके हैं। तो पूरा आप पूरी हिस्ट्री देखेंगे तो हिमालय बेल्ट में बड़े भूकंप आने का खतरा बना रहता है। और शुक्ला जी, कई सारी साइट्स में कहूँ कि जो कि इंटरनेट पर हैं, अलग अलग तरह के डाटा कलेक्शन के बाद जो रिसर्च कही जाए, मैं थोड़ी सी उसकी तरफ आपका ध्यान चाहूंगा, क्लैरिफिकेशन की वाकई क्या सत्ता है इसमें कि गर्मी के मौसम में भूकंप के ज्यादा चांसेस होते हैं, कि आशंकाएं ज्यादा होती हैं, धरती के नीचे उथल पुथल और उसके बाद वहां से गैसों का रिसाव, क्या वाकई इसमें कुछ सत्ता है? इस पे बहुत माने रिसर्च तो होते हैं, कोई कोई रिसर्च पेपर भी आ जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा सत्यता नहीं है। और जब किसी एक राष्ट्र में लगातार भूकंप आ रहे हों, ऐसे में शुक्ला जी जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पर भी, या पड़ोसी देश हैं वहां पर भी खतरा बढ़ता है, लोगों में एक फियर फैक्टर डेवलप हो जाता है। एक बार एक आखिर में चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इसमें समझाएं कि इस तरह के खतरे अगर कहीं पर भूकंप के झटके आ रहे हैं किसी एक खास रीजन में, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पड़ोसी राज्य, फिर जो पड़ोसी सेंटर्स हैं या दूसरे जो सेस्मिक जोन के एरियाज हैं वो भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। वो तो देखिए, अब मेन यही है कि जैसे 7.9 हुआ आपके इंडिया में भी फेल्ट हुआ, नेपाल में तो हुआ ही, ज्वाइनिंग आपको कुछ चाइना में भी हुआ। तो ये नेचुरली है कि वो एरिया कवर करता है, काफी बड़ा भूकंप है तो बड़ी एरिया थोड़ा कवर करेगा, तो उसके कारण नेचुरल है कि पब्लिक में पैनिक हो जाता है। और वो पैनिक के कारण भी वो सोचते हैं कि वहां भूकंप आया तो इसलिए यहाँ भी वो आया। कई पब्लिक में ये भी पूछते हैं कि भाई वो भूकंप वहां हुआ तो क्या दिल्ली में भूकंप हुआ, दिल्ली में फेल्ट हुआ, इस तरह की बातें होती रहती है। लेकिन ये कि उस भूकंप के कारण यहाँ इंडिया में तुरंत चांस बढ़ गया बड़ा आने का, या कोई नेबरिंग कंट्री में बढ़ गया, इस तरह का तो कहा नहीं जा सकता। तो वैज्ञानिक सत्ता नहीं इसके पीछे। चलिए शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम तकनीकी और वैज्ञानिक पहलू सामने रखने के लिए। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। लोकसभा ने पास किया ब्लैक मनी बिल, अब जाएगा राज्यसभा। क्या वापस आएगा विदेश से काला धन? क्या असर पड़ेगा देश की अर्थव्यवस्था पर? देखिए देश देशांतर, काला धन, कानून और हकीकत, आज रात 8:30 बजे। A clean chit for Jayalalitha after a 2-decade-long trial, dotted by twists and turns, doubts and question marks. In Amma's acquittal, has justice been done? Watch The Big Picture at 9:30 p.m. on Rajya Sabha television. Watch the world come alive in your living room. Defining moments. Momentous events. News Tonight, your window to the world. Every night at 9 p.m. जीएसटी बिल को राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया है। 21 सदस्यों वाली ये कमेटी बिल पर मानसून सत्र के पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी। कर सुधार से जुड़े वस्तु एवं सेवा कर विधेयक की पड़ताल करने वाली सिलेक्ट कमेटी का अध्यक्ष बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव को बनाया गया है। Those in favor, please say aye. संविधान संशोधन से जुड़े जीएसटी बिल को आखिरकार राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। सरकार और विपक्ष के बीच इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने पर सहमति बनी। समिति इस 122वें संविधान संशोधन विधेयक पर मानसून सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। The bill further to amend the Constitution of India, as passed by Lok Sabha, be referred to a select committee
of the Rajya Sabha consisting of the following members with instructions to report to the Rajya Sabha by the last day of the first week of the next session. Those in favor please say aye. Those against please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. 21 सदस्यों वाली समिति में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। सरकार को उम्मीद है कि जीएसटी को तय समय सीमा से लागू किया जा सकेगा। Sir, that the bill further to amend the Constitution of India as passed by the Lok Sabha be referred to a select committee of the Rajya Sabha consisting of the following members with instruction to report to the Rajya Sabha on the last day of the first week of the next session. लोकसभा से इस बिल को 6 मई को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन राज्यसभा में संख्या बल नहीं होने और कांग्रेस सहित कई दलों के विरोध की वजह से सरकार को बीच का रास्ता अपनाना पड़ा। कांग्रेस जीएसटी के पुराने बिल में एनडीए सरकार की ओर से किए गए संशोधनों का विरोध कर रही है। संविधान संशोधन विधेयक होने की वजह से दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद इसे आधे राज्यों की मंजूरी की भी दरकार होगी। जीएसटी को अप्रैल 2016 से देश में लागू किया जाना प्रस्तावित है, जिसके तहत विभिन्न तरह के करों को समाहित किया गया है। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्ति ग्रुप की ओर से लिए गए लोन में किसी प्रकार की गड़बड़ी से इनकार किया। उन्होंने आज राज्यसभा में कहा कि सीएजी की रिपोर्ट पर लोकलेखा समिति अगर कोई सवाल उठाएगी तो फिर वो अपने सभी पदों से इस्तीफे को तैयार है। हालांकि गडकरी के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने पूर्ति ग्रुप से जुड़ी सीएजी की रिपोर्ट के बारे में लोकसभा के बाद मंगलवार को राज्यसभा में अपनी सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी इरिडा की ओर से मिले लोन में नियमों की अनदेखी नहीं हुई। सीएजी रिपोर्ट के मामले में सदन में पूर्व से चली आ रही प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। लोक लेखा समिति को इस रिपोर्ट पर उपयुक्त समय पर विधिवत बहस करेगी। यदि लोक लेखा समिति में इस मामले में किसी भी प्रकार की अनियमितता सिद्ध होती है तो कानून अपना काम करेगा और मैं उसके लिए तैयार हूं। इससे पहले राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस की ओर से कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था। गडकरी के इस्तीफे की मांग पर सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। भोजनावकाश के बाद सदस्यों ने नितिन गडकरी के बयान पर स्पष्टीकरण पूछा। जब आप कर्जा भी ले रहे थे, वन टाइम सेटलमेंट भी हो रही थी, गन्ने का उत्पादन नहीं हो रहा था जिससे आपको बदलना पड़ा कोयले की तरफ, तो 2 शुगर मिल्स उसी समय में ली जिस समय गन्ना का उत्पादन नहीं था, पैसा नहीं था, कर्जा लेना था। इस पे जरा स्पष्टीकरण आप दें। नितिन गडकरी जी का जो कारखाना है, पूर्ति कारखाना है, सीएजी की रिपोर्ट में कुछ होगा कि क्या मतलब उसमें दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी नितिन गडकरी जी ने अपने रिप्लाई में अपनी भूमिका रखी है। और नितिन गडकरी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। The said company Purti used this one-time settlement as an means to do willful default. Otherwise, why CAG has to make a reference to this company? गडकरी के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। दरअसल 1 मई को संसद में पेश हुई सीएजी की रिपोर्ट में नितिन गडकरी की पूर्ति साखर कारखाना लिमिटेड को 84 करोड़ रुपए लोन दिए जाने में नियमों की अनदेखी की बात कही गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विपक्ष के लगातार विरोध के चलते भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को आज संसद की संयुक्त समिति के हवाले कर दिया गया। एसएस अहलुवालिया इसके अध्यक्ष होंगे। मॉनसून सत्र के पहले दिन समिति अपनी रिपोर्ट देगी। इससे पहले आज बिल पर बहस करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो उद्योगपतियों की मदद करने के लिए किसानों से जमीन छीनना चाहती है। अगर राजनीतिक दलों में या और किसी संस्था में कोई भी इस बिल में कोई सुधारात्मक बात करने की किसान के हित में तो हमारे को उसमें कोई ऐतराज नहीं है। और मुझे लगता है कि कमेटी में ये सारी बातें डिस्कस होंगी और इसके अच्छे परिणाम आएंगे। लैंड बिल को लाने में हमें तकरीबन 2 साल लगे और एनडीए सरकार ने कुछ ही दिनों में उस बिल की हत्या कर दी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में फूड पार्क परियोजना के रद्द होने पर सरकार ने आज अपना पक्ष रखा। फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर ने फूड पार्क परियोजना के रद्द होने के लिए यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस ने एक ही मुद्दे पर कई बार जवाब देने का विरोध किया और स्पीकर के फैसले पर भी सवाल उठाए। हालांकि बाद में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने स्पीकर के खिलाफ टिप्पणी पर खेद जता दिया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर ने यूपीए सरकार को फूड पार्क परियोजना के रद्द होने के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
उन्होंने कहा कि 2010 में शुरू हुई अमेठी फूड पार्क परियोजना को 7 बार एक्सटेंशन दिया गया, लेकिन फिर भी प्रमोटर कंपनी जरूरी शर्तें पूरी नहीं कर पाई। कांग्रेस ने हरसिमरत कौर बादल के बयान पर आपत्ति जताई। कांग्रेस का आरोप था कि सत्ता पक्ष को एक ही मुद्दे पर बार बार बयान देने की अनुमति दी जाती है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और दीपेंद्र हुड्डा ने संसद की कार्यवाही की नियमावली 356 का हवाला देते हुए स्पीकर सुमित्रा महाजन के फैसलों पर सवाल उठाया। I want to know how it is repeated, in what rule, and every rule is taught to us. You have got full power. It does not mean that you should use judiciously. This is my saying. We say once, they say 5 times, ma'am. And their arguments are being, you are along there, ma'am. This is not natural justice, ma'am. This is not natural justice. This is not democracy, ma'am. Our voice cannot be muzzled, ma'am. हालांकि स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सभी को बराबर मौके दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पिछली बार हरसिमरत कौर बादल का बयान पूरा नहीं हो पाया था, लिहाजा ये दूसरा मौका दिया गया। बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस की आलोचना की है। हर समय मैंने जीरो में क्यों न हूं, आपके मेंबर्स को बोलने के लिए जस्टिस ने एडजॉर्नमेंट मोशन दी है, मैंने ये मौका दिया है। कई बार एडजॉर्नमेंट मोशन इतनी सामान्य थी कि वो 0 आवर में उठाने जैसा मामला या अन्य किसी मामले तरीके से उठाने का मामला था। स्टिल आई हैव गिवन टाइम। बाद में दीपेंद्र हुड्डा ने आसन के फैसलों के खिलाफ कहे अपने शब्दों के लिए सदन में खेद जाहिर किया। दरअसल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेठी फूड पार्क परियोजना को रद्द किए जाने का मुद्दा उठाकर सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया था। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। अमेठी फूड पार्क के मुद्दे पर संसद के बाहर भी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। अमेठी के दौरे पर पहुंची केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि यहां से सांसद होने के बावजूद राहुल गांधी ने अमेठी के लिए कुछ नहीं किया। तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी स्मृति ईरानी से ही रद्द हुए अमेठी का फूड पार्क दिलाने की मांग कर दी। स्मृति ईरानी ने 2014 का लोकसभा चुनाव अमेठी चला था, लेकिन राहुल गांधी से वो हार गई थी। That the food park was cancelled during the Congress regime. It is a known fact that the land was never made available for the food park during the Congress regime. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के 1 साल के कामकाज की सराहना की है। बीजेपी संसदीय दल की आज हुई बैठक में उन्होंने कहा कि केंद्र में एनडीए सरकार ने हर क्षेत्र में अच्छा काम किया है। प्रधानमंत्री ने कालेधन पर लगाम लगाने के लिए कानून लाने जैसे कदमों को सरकार की उपलब्धि बताया और साथ ही ये भी कहा कि ये 1 साल का कामकाज पिछले 10 साल की सरकार से बेहतर रहा। 26 मई को केंद्र सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है और सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए बीजेपी ने हफ्ते भर का कार्यक्रम भी तैयार किया है, जिसके तहत केंद्रीय मंत्री, सांसद और पार्टी पदाधिकारी देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर गरीबों, किसानों और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देंगे। निश्चित तौर से सरकार ने सुशासन के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में और विशेष तौर से देश के आखिरी आदमी तक विकास की रोशनी पहुंचे, इस क्षेत्र में जो शानदार कदम उठाए हैं, उस शानदार कदम का एहसास देश के तमाम लोगों को हो रहा है। ड्राइवर की हत्या के विरोध में सोमवार से जारी डीटीसी कर्मचारियों की हड़ताल आज शाम खत्म हो गई। इससे पहले दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए हड़ताली ड्राइवरों पर एस्मा लगा दिया था। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने हड़ताली कर्मचारियों को मंगलवार सुबह 3 घंटे में काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद शाम को ड्राइवरों ने काम पर लौटने का फैसला किया। हालांकि दिल्ली सरकार का मानना है कि अल्टीमेटम खत्म होने से पहले ही राजधानी में 3500 बसें सड़कों पर उतर गई थी। इस बीच रोडरेज में रविवार को मारे गए मृतक ड्राइवर के परिवार वालों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने मृतक ड्राइवर के बेटे को पक्की नौकरी और बेटी की शादी में सहयोग समेत पीड़ित परिवार वालों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। सरकार ने परिवार को मुआवजा बढ़ाकर 10 लाख रुपए देने की बात भी कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कालेधन के मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और राज्यसभा सांसद राम जेठमलानी की याचिका पर आज केंद्र सरकार से जवाब मांगा। याचिका में कालाधन वापस लाने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। कालेधन की जांच के लिए गठित एसआईटी की जांच रिपोर्ट को भी सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले कोर्ट ने
एसआईटी से कहा था कि वो विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने के बारे में राम जेठमलानी के सुझावों पर विचार करें। राम जेठमलानी ने ही 2009 में इस मसले पर जनहित याचिका दायर की थी। न्यायालय ने एसआईटी से यह भी कहा था कि इन सुझावों पर कानून के अनुरूप विचार किया जाए और सील बंद लिफाफे में वो अपनी प्रगति रिपोर्ट शीर्ष अदालत के पास भेजे। शेयर बाजार में कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन आज भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 630 अंक गिरकर 26,877 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 198 अंक गिरकर 8,126 पर। बाजार में बिकवाली के चलते यह गिरावट दर्ज की गई है। तो खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।